अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस हादसे की तहकीकात तो अभी होनी है, लेकिन ये सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि क्या ये वाकया हादसा था या साजिश थी, क्योंकि इसराइल कई बरस से ईरान के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों में मसरूफ है। कई वाकयात में ईरान की अहम शख्सियात मारी जा चुकी, इन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अभी अप्रैल में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि ईरानी सदर की जान को खतरा। आप दोस्तों कुछ पता होगा, उस दिन हमने छुट्टी कर दी थी इसलिए कि हमें एक दिन पहले एक बहुत ही इंटेलिजेंस से इतला आई थी कि जी कोई अटैक हो सकता है डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब के ऊपर, ईरानियन सदर के ऊपर, और इस वजह से बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए थे। और मैंने कराची के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने साथ दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए कि वो इतने अहम पाकिस्तान के एक दोस्त इधर आ रहे थे और हमने उनको अच्छी तरीके से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देनी थी। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर तो अभी तहकीकात होनी है, लेकिन इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं। गुज़िश्ता माह इसराइल ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पासदाराने इनकलाब के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 अहलकार जाँ बहक हुए। इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइल दागे थे। 13 जून 2022 को ईरान की एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाले 2 अफराद अलग अलग वाकयात में पुरस्कार तौर पर जाँ बहक हुए। 6 जून 2022 को यह खबर आई कि ईरान के एक जौहरी साइंसदान कामरान मुल्लापुर पर पुरस्कार हालात में मुर्दा पाए गए। इससे पहले मिसाइल और ड्रोन साइंसदान अयूब इंतजारी की मुश्तबा मौत का वाकया भी मंजर-ए-आम पर आया था। नवंबर 2020 में ईरानी साइंसदान फखरीजादा को कत्ल करने के लिए इसराइल ने हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल होने वाला कातिल रोबोट इस्तेमाल किया। फखरीजादा ने जिस रास्ते से गुजरना था वहां नीले रंग का ट्रक खड़ा था जिसमें बारूदी मवाद नस्ब था। इस ट्रक पर एक ऑटोमेटिक स्नाइपर गन नस्ब थी जो सेटेलाइट से मुंसलिक थी और एक खुफिया मकाम से कंट्रोल की जा रही थी। ट्रक के चारों अतराफ कैमरे लगाए गए थे। फखरीजादा अपनी काली निसान गाड़ी चला रहे थे। इनकी बीवी साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। जैसे ही नीले ट्रक पर लगे कैमरों में फखरीजादा का काफिला नजर आया, हजारों मील दूर बैठे कातिल ने अपनी स्क्रीन में फखरीजादा को देखते हुए निशाना लिया और बटन दबा दिया। ट्रक पर नस्ब गन से गोलियां निकली और सीधी ईरानी साइंसदान को जाकर लगी। समेत ट्रक में नस्ब बारूदी मवाद से ट्रक को भी उड़ा दिया गया। तमाम सबूत मिटा दिए गए। ईरान ने अपने जौहरी साइंस को बचाने के लिए इन्हीं लोगों की नजरों से ओझल रखा हुआ था ताकि कोई भी इनकी शक्ल से वाकिफ न हो। इसके बावजूद इस्राएली कातिल इन तक पहुंचने और इन्हें निशाना बनाने में कामयाब हो गए। डॉक्टर फखरीजादा ईरान की वजारत दिफा के रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सरबराह थे। इन्वेंशन डिपार्टमेंट के सरबराह थे। मगरबी इंटेलिजेंस इदारे डॉक्टर फखरीजादा को ईरानी जौहरी प्रोग्राम का अहम किरदार करार देते थे। इसराइली वजीर आजम 2 साल कबल इनका नाम ले चुके थे और सुनने वालों से कहा था नाम याद रखिएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में कत्ल किया गया, लेकिन इस कत्ल पर भी इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपना बयान दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक ईरान के 6 चोटी के जौहरी साइंसदान मुश्तबा हालात में मारे गए या जख्मी हुए। इसके अलावा भी ईरान में कई पुरस्कार वाकयात होते रहते हैं। कभी बंदरगाह पर खड़े जहाजों में आग भड़क उठती है, कभी मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो जाता है, कभी बिजली घर में आग लग जाती है और अब हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की वफात के बाद फिर यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यह हादसा था या फिर साजिश। इस पर हमारे पास बात करने के लिए मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ईरान से भी मौजूद होंगे मेहमान जिनसे आप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राशिद नकवी साहब
जो कि इस वक्त मौजूद हैं ईरान में। आप तेहरान यूनिवर्सिटी में शोबा तदरीस से मुंसलिक हैं, सहाफ़ी भी हैं। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है विंग कमांडर रिटायर्ड जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने। आप बाकायदा तौर पे इंग्लैंड से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के माहिर हैं, आपने कोर्स कर रखा है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका विंग कमांडर साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं आगाज़ राशिद नकवी साहब से करूंगा। एक तो ईरानी कौम को पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से ताज़ियत नकवी साहब, और दूसरा ये बताइएगा कि ईरानी कौम और हुकूमत इस वाक़े को किस तरह देख रही है? क्या इसको हादसा ही समझ लिया गया है, या जैसा कि मैंने अभी एक तारीख बयान की है, इसराइल ने जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर असैसिनेशंस कैरी ऑन की थी, तो क्या इसको इस जाविये से भी देखा जाएगा कि इसके पीछे कोई और हाथ हो सकता है, ये कत्ल भी हो सकता है? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम इस वाक़े को देखा जाएगा और एक बड़ा हादसा है, और जिसमें ज़ाहिर मुल्क की बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुई हैं, तो हर पहलू से इसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सरकारी और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी तरफ से अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो ये एक हादसा है, और जिस अंदाज से वहाँ का मौसम था और जो सूरत हाल वहाँ पे अभी तक जिसकी तफसीलात सामने आई हैं, मीडिया में भी आ चुकी हैं, तो उस रोशनी में तो यही कहा जा सकता है कि ये एक अफसोसनाक एक एक्सीडेंट है, हादसा है, और जिसपे यकीनन तहकीकात होंगी, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर पहलू का जायजा भी लिया जाएगा। और ईरान के अंदर अलबत्ता ईरानी हुकूमत का मिजाज तो यही रहा है माजी में भी, जब भी कोई इस तरह के बड़े वाक़यात हुए हैं तो उसकी तफसीलात सामने आ जाती हैं। हुकूमत और अवाम एक दूसरे पे एतमाद भी करते हैं और एक दूसरे को एतमाद भी देते हैं, इस तरह की सूरत हाल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र इकबाल साहब, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आपकी महराना राय पर। ये इस तरह के हादसात में क्या का अवामिल हैं जो शामिल होते हैं, एक और दूसरा एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि सफ़र कर रहे थे, गालिबन 2 बाकी लोगों को स्टाफ को लेकर जा रहे होंगे या प्रोटोकॉल के लिए सिक्योरिटी के लिए होंगे। फॉग थी, सेम क्लाइमेट थी, सेम इन्वायरमेंट थी, उस वक्त सिचुएशन वैसी ही थी, बकिया 2 वापस आ गए खैर खैरियत से, और ये हेलीकॉप्टर जो है ये वहाँ पे गिर के तबाह हो गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, और आपकी तहकीकात या आपकी राय जो है इस पूरे वाक़े पर वो क्या है? अली साहब, इस वक्त तो एक जनरल राय पेश की जा सकती है आम, क्योंकि असल बात तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये हादसा क्यों पेश आया। जहाँ तक ये बात है कि 3 हेलीकॉप्टर थे तो एक को हादसा क्यों पेश आया, वो तीनों जहाज़ अलग अलग इंडिविजुअल चीज़ें हैं जो कि अलग अलग उड़ रहे हैं। तीनों की जो डिपेंड करता है हर चीज़ के हादसे में, आप ये देखते हैं कि पायलट की कंपिटेंस क्या थी, क्या पायलट उन जहाज़ पे प्रॉपर्ली ट्रेंड थे, क्या उनको रूट चेक हुआ था। जैसे कि आपको याद होगा कि मई 2015 में एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर MI-171 क्रैश हुआ था जो डिप्लोमेट्स को लेकर जा रहा था नलतर के पास, जहाँ के इफ्तिताह होना था एक चेयर लिफ्ट का। तो वो बाद में पता चला कि उनमें से वो जो क्रू था उन्होंने रूट चेक फ्लाई ही नहीं किया हुआ था, उनको मालूम ही नहीं था कि वहाँ पहले लैंडिंग कैसे करनी है, और उनमें से एक साथ थे जिनके फ्लाइंग आवर्स बहुत ही कम थे। दूसरी बात ये होती है कि वेदर, वो हमने देख लिया कि फॉग थी और बहुत हैवी रेन थी, तो फॉग जो है वो उसमें तो विजिबिलिटी तकरीबन 0 हो जाती है। हालांकि वो दूसरे हेलीकॉप्टर उनके दाएं बाएं उड़ रहे थे, तो फिर भी अगर 0 नहीं तो बहुत कम विजिबिलिटी होगी। तीसरी बात ये देखना कि जहाज़ की उस बुलंदी क्या थी, उस वो जो एरिया था उसकी बुलंदी थी 7200 फुट। अच्छा। तो उसके उड़ने के लिए कैलकुलेशन करते हैं जिसमें कि 10% हाइट और डालते हैं, यानी 720 फुट, उसमें 1000 फुट और जमा करते हैं, और देखता कि सेफ्टी ऑल्टीट्यूड एक निकलता है, तो इसका सेफ्टी ऑल्टीट्यूड तकरीबन 10,000 फुट निकलता है। तो क्या ये वाकई 10,000 फुट की बुलंदी पे जहाज़ उड़ रहा था? तीसरी चीज़ क्या होती है कि जहाज़ की अपनी मेंटेनेंस कैसी थी। अब ये जहाज़ जो है ये 1960 के बने हुए जहाज़ थे। अच्छा। बेल 212 जो कि वियतनाम जहाज़, जब वियतनाम जंग हो रही थी तो उसमें ये जहाज़ उड़ा करते थे। अब चूँकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है पुर्जों के, जो स्पेयर पार्ट जरा पाकिस्तान पे पाबंदी लगा देते हैं, तो क्या ये जहाज़ के सारे पुर्जे, हालांकि VIP जहाज़ था, तो क्या वक्त पे चेंज होते रहे
क्या इसका ऑयल हर चीज़ फिल्टर्स वक्त पे चेंज हुई थी। अच्छा, क्या या इतने नहीं? पुराने जहाज फिर यह है कि जब को उसमें ग्राउंड कर दिया fog जाता थी है सर और वो- नॉर्मली, या इतना पुराना जहाज उड़ने के काबिल होता है अगर उसके परपुर्जे चेंज होते रहें तो? जी, वो तो उड़ने के काबिल रहता है, क्योंकि जहाज़ जो है ना वो कोई बर्गर की तरह नहीं जिसको कि आपने फ्रिज में रख दिया तो 2 दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा। जहाज़ के अगर आप चीज़ें स्पेयर पार्ट्स चेंज करते रहें तो वो फ्लाइबल रहता है, इस कंडीशन में रहता है कि वो उड़ता रहे। बहुत सारे जहाज़ हमारे प्रेसिडेंट्स वगैरह बोइंग 707 में उड़ा करते थे, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास था पहले PIA का, चूँकि उसकी मेंटेनेंस ठीक रहती थी वो जहाज़ उड़ते रहते थे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है कि पायलट की कंपिटेंस वो इंक्वायरी चेक करेगी, उस वक्त एग्जैक्ट विजिबिलिटी क्या थी। और एक जो बहुत अहम चीज़ जो आम तौर पे लोगों को नज़र नहीं आती उसको कहते हैं अल्टीमीटर सेटिंग। कि जब अल्टीमीटर जहाज़ टेक ऑफ करता है तो मौसम की वजह से जो अल्टीमीटर उसके अंदर एक बेसिकली ये क्या होता है, बैरोमीटर होता है कि जो प्रेशर होता है आउटसाइड उसको वो ट्रांसलेट करता है ऑल्टीट्यूड कि जहाज़ अबव दी ग्राउंड लेवल या अबव दी मीन सी लेवल कितना उड़ रहा है। तो जब टेक ऑफ करते हैं तो उसको एग्जैक्ट जो लोकल एरिया होता है उसके मुताबिक उसको सेट करते हैं तो वो ऑल्टीट्यूड शो करता है। जब वो रीजन में चला जाता है तो 2992 मिलीबार्स उसको सेट करते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म तरीके से फ्लाई करता है। तो अगर तो इस हेलीकॉप्टर का ऑल्टीमीटर सही सेटिंग थी तो फिर वो तीनों हेलीकॉप्टर बराबर के उड़ रहे होंगे। अगर वो बराबर नहीं उड़ रहे और किसी वजह से वो सेटिंग ठीक नहीं हुई है ऑल्टीमीटर की तो ऐन मुमकिन है कि 10,000 फुट की बुलंदी पे हेलीकॉप्टर उड़ने के बजाय नीचे उड़ रहा हो। जैसे कि मैं आपको एक वाक़या याद कराता हूँ बहुत पुराना 1960s का। पाकिस्तान से एक अमरीकी जहाज़ उड़ा करता था U-2 जो कि रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था और वो टेक ऑफ करके रूस के ऊपर उड़ता था 80,000 फुट की बुलंदी पे और उसके बाद वो इंजन बंद करके तो नीचे 60,000 फुट तक आ जाता था। तो जो अब ये थ्योरी है पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं कि रूसियों ने किसी से मिला के उस जहाज़ का हेलीकॉप्टर उसका जो अल्टीमीटर था जो बुलंदी शो करता है उसको चेंज कर दिया। अच्छा। तो जिस दिन 1 मई को 1960 को वो जो जहाज़ था जब रूस में दाखिल हुआ तो वो उसको तो 80,000 नज़र आ रहा था लेकिन एक्चुअली वो बहुत लो था, उससे कोई 10,000 फुट नीचे था। तो वो नीचे आते आते उसने समझा मैं 60,000 पे आ गया हूँ तो वो एक्चुअली 50,000 पे था। तो उसको रशियंस ने 3 मिसाइल मारे जो उसके साइड पे आके एक्सप्लोड हुए और वो जहाज़ नीचे गिर गया। तो उन्होंने फ्रांसिस गैरी पावर्स पायलट को पकड़ लिया। अब मैं ऑल्टीमीटर सेटिंग जो है वो बहुत कहने को बहुत माइनर चीज़ है लेकिन वो बहुत अहम चीज़ है। मैं सर एग्जैक्टली इसी पे आ रहा था। आपने कहा कि अल्टीमीटर टेम्पर अगर हो जाए तो फिर वो गलत रीडिंग दे सकता है एल्टीट्यूड की। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। अब ये जो हम देखते हैं कि इसमें एक साजिश का आंसर भी है क्योंकि माजी में भी हमने देखा है जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो तैयारा गिरा था उसमें भी साजिश का आंसर जो है वो लोग ढूंढ रहे होते हैं या फिर शक है कि साजिश हो सकती है। अब सर क्या ये पॉसिबल है कि कोई दुश्मन मुल्क इस तरह से इस हेलीकॉप्टर को जो इतना पुराना भी है न जाने उसकी मेंटेनेंस हुई या नहीं हुई कि इसको वो क्या इसराइल जैसा मुल्क इसके अल्टीमीटर को टेम्पर कर सकता है या किसी और तरीके से इसको गिरा सकता है सर जैसे ये तैयारा गिरा है? बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इसराइल जैसे मुल्क ने या किसी मुल्क ने भी जैसे ज़ियाउल हक साहब के जहाज़ क्रैश हुआ उसको अंदर से भी इम्प्लोजन हुआ कि एक्सप्लोजन होता है लेकिन इम्प्लोजन जो अंदर से बाहर की तरफ फटती है चीज़, तो वो भी हुआ प्रॉब्लम। और ये PF की जो इंक्वायरी थी उसने ये कहा कि इसमें ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जिनके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि अगर नीचे से उन्होंने मारना हो और लेट से बजूका से भी फायर करें, रॉकेट से फायर करें तो जहाज़ को फिर इतने ज़ोर से गिरना चाहिए कि उसको तबाह हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन इसकी जो इतलात हमें मिली हैं वो ये हैं कि इसमें एक साथ है आले हाशिम साहब, वो तकरीबन 1 घंटा ज़िंदा रहे और उनका टेलीफोन भी ठीक था, उन्होंने कांटेक्ट भी किया और लोगों से, और जो बॉडीज़ थी वो सब की सब ऐसी थी कि काबिल शनाख्त थी। तो इसलिए ये नहीं महसूस होता कि इसको किसी एक्सप्लोसिव चीज़ से हिट किया हो। ये ऐन मुमकिन है कि वो कहीं बहुत स्लो स्पीड पे उसने उसका कोई कैसे फेलियर हुआ हो या कोई ऐसा मसला हुआ हो कि उसने सोचा हो कि मैं फ़ौरन इंजन को लैंड कर जाऊं तो और इतना उसको टाइम ना मिला हो, क्योंकि आम
आमतौर पे जब जहाज़ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो एक मेडे कॉल देते हैं, मेडे 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 उसको कॉल्स के शुरू में देते हैं। तो मेडे का मतलब ये होता है कि हम इस जहाज़ बिल्कुल ख़तरे में है और इसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी जानें ख़तरे में हैं। तो उन्होंने अभी तक जो ऐसे लगता है कि कोई मेडे कॉल नहीं दी और एकदम ही जहाज़ नीचे उतर गया, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। हो सकता है उसने देखा हो कि सामने कोई माउंटेन आ गया, कोई ऊंची जगह, और उसको वो क्रॉस नहीं कर सकते और एकदम उन्होंने लैंडिंग कर दी हो। और चूंकि विजिबिलिटी ख़राब थी तो साथ वाले हेलीकॉप्टर भी नहीं देख सके, वो भी कोई 20-25 मिनट ढूंढते रहे। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो एनिमी अटैक है जो हम समझ रहे हैं कि इसको कोई मिसाइल लगा हो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि अगर मिसाइल लगा होता, रॉकेट लगा होता तो जहाज़ तबाह हो जाता और फिर बॉडीज आइडेंटिफाइबल ना होती और जो साहब कुछ देर जिंदा रहे शायद वो भी जिंदा ना रहते। बिल्कुल ठीक। अच्छा राशिद नकवी साहब, ये बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है जफर इकबाल साहब ने, और जो उन्होंने कहा है दीज थिंग्स मेक सेंस एज वेल। तो क्या इन ग्राउंड्स पे अब तहकीकात होंगी? क्या एक अगेन मैंने जैसे जिक्र किया माजी रहा है, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कोट भी किए हैं जहां पे इसराइल ने असैसिनेट किया है ईरानियन ऑफिशियल्स को। क्या इन ग्राउंड्स पे इस वक्त ईरानी गवर्नमेंट तहकीकात कर रही है सर? देखें, ईरान और इसराइल की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो पिछले दिनों वाकयात हुए और ईरान ने जो जवाबी हमला भी किया, और ईरान के उन्वान से अगर दहशतगर्दाना वाकयात की तफसीलात में आप जाएं तो हजारों के हिसाब से, यानी इनकलाब के अवाइल से लेके अभी तक दहशतगर्दी के इतने वाकयात हैं जिसमें प्रेसिडेंट भी शहीद हुए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहीद हो चुके हैं, जिसमें चीफ जस्टिस शहीद हो चुके हैं, जिसमें पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद जो है एक धमाके में शहीद हो चुकी है। तो इस लिहाज से तो शकूक व शुबात 100% जो हैं वो दुश्मन की तरफ जाते हैं। लेकिन जाहिर है जब तक तहकीकात और सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती तो कोई बयान ऐसा सामने अभी तक नहीं आया कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि इससे कोई ऐसा प्रूफ मिलता है या ऐसे इससे कोई अक्स किया जा सकता है। अभी तो सूरत हाल बिल्कुल इसको एक हादसे की सूरत में देखा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं है कि अच्छा ठीक है सर। तो यानी इसराइल की असैसिनेशन का इसमें आप समझ रहे हैं कि इस पहलू से भी इसको देखा जा रहा है, और क्या ऐसे में क़यादत का कोई खला पैदा हुआ है ईरानी हुकूमत में? मसला नहीं है, यहाँ का सिस्टम बहुत ही मजबूत है। मैं पहले भी जैसे इशारा कर चुका हूँ कि जब आधी पार्लियामेंट उड़ गई, जब उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही हादसे में दोनों जो हैं वो एक ही दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो गए, तो उस तरह के, हालांकि उस वक्त अवाइल इनकलाब था, तो उस वक्त अगर कोई ऐसा खलल नहीं पड़ा, ऐसा कोई जो है वो मुश्किल पेश नहीं आई। इस वक्त तो ईरान का सिस्टम बहुत मजबूत है, और बिलखसूस जो विलायत फ़कीह का यहाँ का निज़ाम है, और इसीलिए आपने यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा कि कल ही आयतुल्लाह सईद अली खामनेई ने ये बात अपने एक खिताब में कह दी थी कि बड़े से बड़े साने की सूरत में भी हमारा निज़ाम मजबूत है और हमारा सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, इसमें किसी तरह का भी कोई नक्स, कोई खलल जो है वो वाक़ई नहीं। राशिद नकवी साहब, इंतहाई मशकूर हूँ आपने प्रोग्राम के लिए निकाला। विंग कमांडर रिटायर्ड जफर इकबाल साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत अहमद फरहाद गुमशुदगी केस नया रुख इख्तियार कर गया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया, जबकि मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि वो सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करे। खबरों के मुताबिक अहमद फरहाद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज फिर सख्त रिमार्क सामने आए। समाअत के दौरान अहमद फरहाद के वकील ईमान मजारी ने दलाइल दिए और अदालत को बताया कि अहमद फरहाद की अहलिया उरूज ज़ैनब को व्हाट्सएप कॉल आई और कहा गया कि अदालत ने अपनी दरख्वास्त वापस लेकर यह बयान दे दें कि अहमद फरहाद अपनी मर्जी से गए थे, तो फिर फरहाद हफ्ते को वापस आ जाएंगे। जबकि वजारत दिफा के नुमाइंदे ने बताया कि अहमद फरहाद खुफिया इदारों के पास नहीं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम हो गए और रिमार्क्स ये कि एक तरफ कहते हैं कि दरख्वास्त वापस ले लें तो बंदा वापस आ जाएगा, और अगर इनकार कर दें तो कहते हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा कि वजारत दिफा के नुमाइंदे के बयान से ऐसा महसूस होता है कि यह मामला खुफिया एजेंसियों के हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा कि अब यह तय करना है कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मुझे अब हर सूरत
बंदा चाहिए। एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत ने पेश हो, वरना वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। मुल्क के थानों के रजिस्टर जबरी गुमशुदगियों से भरे पड़े हैं। अदालत को यह बताया जाए कि अब तक इनमें से कितने बाजियाब हुए हैं। और दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर ने वजारत दिफा के वकील से सवाल किया कि क्या आप कभी अगवा हुए? अगवा होने वालों पर जो गुजरती है वो उन्हीं को पता होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि यह मामला इतना सादा और आसान नहीं। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। जब जजमेंट दूंगा तो यह मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। वज़रा को भी तलब करेंगे और वजीर आजम को भी बुलाया जाएगा। उधर वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स को तकलीफ दे करार दिया और कहा कि अगवा केस में वजीर आजम और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान वजीर आजम को भी हुकूक देता है, जबकि अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक भी आईन बहुत वाज़े। उन्होंने सवाल किया कि अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतों ने ही निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खुफिया एजेंसी के अफसर को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, इन्हें अपनी औकात में रखें, इनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। उन्होंने इस्तफसार किया कि सेक्टर कमांडर कौन है? ज्यादा से ज्यादा 18 ग्रेड के अफसर होंगे, आपने इन्हें आसमान पर बिठाया हुआ है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट भी कल तक तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी कल 3 बजे अदालत पेश हो और बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे एक लापता शहरी को ढूंढने से क्यों कर कासिर है। नाजरीन, इसके साथ ही हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे नाजरीन, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर हैं नाज़रीन। इस्लामाबाद की फजाओं में इस वक्त सियासतदानों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। महमूद खाना चकजई सियासी जमातों को एक साथ बिठाने के लिए खासे सरगर्म है। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से गले मिलने को बेताब है। हुकूमत भी PTI के साथ मेज पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन सभी अपनी अपनी शराइत पर मुज़ाकरात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ है कि मज़ाहमत की बजाय मफाहमत का दावा कर रही है, लेकिन साथ ही मौजूदा हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। यही सूरत हाल मौजूदा हुकूमत की है। हुकूमत भी मुज़ाकरात की हामी है, मगर 9 मई सानहे के किरदारों को सजा का मुतालबा भी कर रही है। रात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है। मैं पहले कह चुका हूँ डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं। जेल से आए दिन मेरे से बात कर लें, अगले दिन गालियां, मेरे से बात कर लें, अगले दिन तनकीद। अब ये बात का पैगाम जिनको दे रहे हैं उन्हीं को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि किस ज़हनी कैफियत का आप शिकार हैं कि एक दिन आप बातचीत की ऑफर करते हैं और अगले दिन तनकीद शुरू कर देते हैं। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि मुज़ाकरात किससे होंगे, फार्मूला क्या होगा और मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने आज रोज़नामा जंग में कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर इमर अयूब के घर पर महमूद खाना चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साजिद तरीन, असद कैसर और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं समेत सहाफ़ियों और TV एंकर्स की एक नशिस्त हुई, जिससे इज़हार ख्याल करते हुए महमूद खाना चकजई ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन की अमलदारी में मौजूद है और इस मकसद के लिए हमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत हर सियासतदान से बात करनी चाहिए। हामिद मीर के मुताबिक इनकी ये बात सुनकर तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवान रहनुमाओं ने अपनी कुर्सियों पर पहलू बदलने शुरू कर दिए। महमूद खाना चकजई का मजीद कहना था कि गलतियां सब ने की है, लिहाजा सबको अपनी गलतियों का एतराफ करके आगे बढ़ना है और माजी की तलखियों का असीर नहीं बनना चाहिए। हामिद मीर के मुताबिक महमूद खाना चकजई अपनी तहरीक के पहले मरहले पर मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाना चाहते, दूसरे मरहले पर चकजई साहब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और ANP समेत दीगर जमातों को आइन के तहफ्फुज़ के लिए हाथ मिलाने की दावत देंगे। ऐसे ही तजावीज़ राना सनाउल्लाह दे चुके। लीगी रहनुमा के मुताबिक जब तक सियासतदान मसाइल को हल करने के लिए आपस में नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक सियासी जमातान इन मसाइल को हल करने के लिए आपस में नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक ये हल नहीं होंगे। मामला यह है कि इस वक्त जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के टॉप पे बैठे हैं, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, उनका कोई 11 साल का 10 साल का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आज अगर ये सियासतदान आपस में बैठ के अपने मामलात को तय कर लें तो ये
सिलसिला जो 70-75 साल से शुरू है, ये जो है ना, ये किसी सही सिमत जो है ना, तो इसकी अमली शक्ल क्या होगी? तो कमेटीज का मामला, किसी भी सियासी मसले का हल यकीनन मुज़ाकरात ही में है, क्योंकि माजी में सियासतदानों ने अपने बदतरीन मुखालिफिन के साथ मिसाके जमहूरियत किया, एक साथ हुकूमत बनाई, एक साथ मामलात को आगे बढ़ाया। इस वक्त नवाज शरीफ को भी शिकवे और शिकायत है, तहरीक इंसाफ भी गिला कर रही है, जिसका हल सियासतदानों के माबैन मुज़ाकरात में है। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई मुज़ाकरात की ख्वाह है या वो इक़्तिदार के लिए आसान रास्ता देख रही है? क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ अपनी रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। आओ किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, धोनी का पाँव पकड़े हुए हैं, बात एक करते हैं, उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो 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 निकालो। में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब ने। अली जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब, क्या आप अब बात करेंगे, और जिस तरह से आपकी एक मुश्तरका अपोजिशन के लीडर अचकजई साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से भी बात करें, नून लीग से भी बात करें, आप इनसे बात करेंगे सर? बिल्कुल, ये तो बात, इसमें कोई शक नहीं कि एक जो सियासी जमात होती है वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ही काविश करती है हमेशा, और हर मुमकिन कोशिश करती है कि जमहूरियत कायम रहे और उसको फ़रोग़ मिले और लोगों का फलाह बहबूद का काम कर सके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हुए। लेकिन इस वक्त माहौल ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत में है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत में नहीं है, यानी कि PTI, उसके खिलाफ पूरी तरह भरपूर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के प्रोसेस में मुलव्वस है। और अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है इसका प्रोसेस चलता रहे, जिसकी मुझे बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो मेजर चीज़ें हैं उसका बयान कर देता हूँ। एक तो हमारे कायद जो हैं, जो बानी हैं PTI के, इमरान खान साहब, उनको जेल में रखा हुआ है और उनके खिलाफ गलत मुकदमे बनाए जा रहे हैं एक के बाद दूसरे। उसके बाद हमारे जो लीडरान हैं उनको भी जेल में रखा हुआ है, उनको खिलाफ भी मुकदमे हैं, वो उनकी कार्रवाई भी चलाई नहीं जाती, नए मुकदमे एक वहदे से निकलते हैं दूसरे में उनको डाल दिया जाता है। इसी तरह हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, वो भी अभी जेल में हैं। तो ये जब सारी चीजें हो रही हैं, हमें जल्द से नहीं करने दिए जा रहे। सब तो इस गवर्नमेंट के आने से पहले भी हो रहा था, बड़ी शिद्दत से हो रहा था, तो आर यू श्योर कि वो यही हैं जो करवा रहे हैं? जी देखें, हो रहा था, हुकूमत में आ गए हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत में हैं तो फिर इनका फर्ज है कि कम से कम जमहूरियत के जो रवायात हैं उनके ऊपर तो कायम रहें। और हम यही कह रहे हैं कि पहली कंडीशन ये है कि आप कुछ चीज़ें जो हमारी हैं, बेसिक चीज़ें, जो बेसिक डिमांड्स हैं, कम से कम आप वो उनको पूरी करें। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, बातचीत करने में क्या हर्ज है, लेकिन उसकी कोई कंडीशंस हैं, और अभी कंडीशंस जो हैं वो नहीं वैसी हुई। माहौल क्रिएट करना, दुरुस्त माहौल क्रिएट करना, मुज़ाकरात का माहौल क्रिएट करना, ये हुकूमत का काम होता है, ऑपोजिशन का नहीं। ठीक, और इस वक्त जो हुकूमत है वो इसमें बिल्कुल हमें संजीदा नजर नहीं आ रही। समझते हैं सर कि जब पीपल्स पार्टी आपको ऑफर कर रही थी हुकूमत बनाने की, अभी हालिया जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद, आपको लगता है कि ये गलती है आपकी, आपको हुकूमत ले लेनी चाहिए थी? अगर आप आज बात करने को तैयार हैं सबसे, तो फिर उनके साथ भी बैठ सकते थे जब वो ऑफर कर रहे थे। जी देखें, जब शुरू में जब इलेक्शन हुआ और लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, और आपने देखा कि किस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47 कुछ कहते थे लेकिन रिजल्ट कुछ कहते थे, ओवरनाइट चेंज किए गए, तो उस वक्त तो बिल्कुल माहौल नहीं था कि आप किसी से भी बातचीत कर सकते। लेकिन उसके अलावा डिस्ट्रस्ट भी बहुत था। और है अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज में कि कौन किस तरफ मूव करना चाहता है, किसका क्या इरादा है, किसके क्या इंटेंशंस हैं, वो उसके ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अभी कोई नहीं हुए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब तक नहीं होंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भी मेरा ख्याल है बैठना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए
अच्छा, कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए। बार खुद भी कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार है, गवर्नमेंट कह रही है बात करने को तैयार है। अच्छा मुझे ये बताएं अली जफर साहब, क्या पीटीआई या बानी पीटीआई, ये जो खबर आई थी और आपके बाकी कॉलीग्स ने जो आपकी पार्टी के थे उन्होंने तो तस्दीक की थी, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू एज वेल, क्या वो आर्मी चीफ को खत लिखना चाहते हैं, ऐसा कोई इरादा रखते हैं खान साहब? कि देखिए ये बात गर्दिश कर रही है कुछ दिनों से और कुछ लोगों ने कहा भी है। मैं उसको अभी फिलहाल एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। कल मेरी मुलाकात है इमरान खान साहब से, तो मैं उनसे डायरेक्टली खुद पूछूंगा और फिर जब उसकी वजाहत आ जाएगी तो फिर मैं उसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकूंगा। मेरे से अभी डायरेक्ट इस पे बात नहीं हुई। अच्छा, ये बात मुतादिद जरिए से खान साहब के हवाले से पहुंची है, मीडिया पर पहुंची। खान साहब भी कहते हैं कि जो ताकत, जिनके पास असल ताकत है, मैं उनसे बात करूंगा। सर देखिए, आप गवर्नमेंट से आप कह रहे हैं इस वजह से हम बात नहीं कर रहे फिलहाल क्योंकि वो मुसलसल विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी अपनाए हुए। एग्जैक्टली यही इल्जाम विक्टिमाइजेशन का आप इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट पे लगा चुके हैं। ये उनका बयान बड़ा वायरल हुआ था कि मेरी बीवी को सजा दिलवाने में आर्मी चीफ का किरदार है, ये इमरान खान साहब का बयान था। अगर आपको लगता है कि आपका मैंडेट चोरी करने में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ, आपको आपकी गवर्नमेंट को घर भेजने में खुद खान साहब कह चुके हैं कि बाजवा साहब का हाथ था, एस्टैब्लिशमेंट का हाथ, आपको विक्टिमाइज करने में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ, तो आप उनसे बात करने को तैयार हैं, मगर आप हुकूमत ने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने को तैयार नहीं है। क्यों सर? जी देखें, जहां तक आपका ये सवाल है, मैं उसकी थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं कि मेरी नज़र में जो आप पहला बात कह रहे हैं कि आर्मी या किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं पीटीआई, ये ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने बार बार ये बल्कि मुझे कहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी, ना हो रही है। जब भी अफवाहें ये उठी थी कि बातचीत हो रही है, कुछ कहते थे हो रही है, कुछ कहते होने लगी है, कुछ कह रहे थे कमेटी बनी है बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो हर बार मैंने उनसे पूछा कि जी अब ये न्यूज़ चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है या आपका क्या इसमें इंटेंशन है। तो उन्होंने उसकी बड़ी क्लियरली बात की है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई ऐसी बात करता है तो आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट दे दें। तो इस वक्त पोजीशन ये है, इसलिए आपके सवाल में थोड़ी सी तब्दीली है। वो ये खत भी नहीं लिखेंगे ना किसी किस्म का, फिर तो ये भी तय हो गया। नहीं, खत के बारे में मैंने बताया ना कि मुझे नहीं मालूम। खत की मैं कल आपको वजाहत दे सकूंगा आपके नेक्स्ट प्रोग्राम पे जब मैं मिलूंगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहा गया सर, उसके बाद हाथ मिला लिया। एमक्यूएम को कातिल लीग कहा गया, उनके साथ इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई, पीएमएलक्यू के साथ न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई। सर मुझे ये बताइएगा, अब इस सब, अगर ये सब हो सकता है और ये वो जमातें हैं, एमक्यूएम वो जमात है और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो जमात हैं जिन्होंने पीडीएम बनाई थी, आपकी गवर्नमेंट को घर भेजा था सर, तब भी वो आपका मैंडेट था जिसको इन्होंने चोरी किया आपके मुताबिक। इनसे न सिर्फ बात हुई बल्कि इनके साथ आपने आगे चल के गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिश की। पीएमएलक्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो सर क्या बईद है कि आप जो है वो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बात करें, इंक्लूडिंग जो आपके हवाले से विक्टिमाइजेशन की शिकायत? जी देखिए, बिल्कुल, मैं तो फिर रिपीट करता हूँ, मेरी नज़र में बातचीत होनी चाहिए और कुछ लेवल पे कम से कम सेनेट के और शायद पार्लियामेंट का जो नेशनल असेंबली के लेवल पे तो बातें होती भी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं और उस पे समझौते भी होते हैं। तो बातचीत उस लेवल पे तो ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस ग्रैंड डायलॉग की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ तब मुमकिन होगा अगर उसकी ग्राउंड वर्क, उसका जो माहौल है वो क्रिएट कर ले गवर्नमेंट। उसकी कुछ कंडीशंस बार बार रिपीट की हैं हमारी लीडरशिप ने भी और मैंने भी उनका जिक्र किया। वो कुछ चंद कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जो कि बहुत सीरियस। हम ये नहीं कह रहे कि आप केसेस खत्म कर दें, जो इमरान खान साहब की सजाएं हैं वो खत्म कर दें। वो तो एक जुडिशल प्रोसेस है, वो तो हम उसमें तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे भी और लड़ भी रहे हैं अपनी कानूनी जंग। लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल साइड पे है, जो सियासी साइड पे जो ज्यादतियां हो रही हैं, कम से कम वहां तो खत्म करें, वहां तो एक अपना किरदार अदा करें और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसको मैं कहता हूं
वो क्रिएट वो उसका प्रूफ दें, उसका सबूत दें, तो हम फिर बात करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता बात करनी है ना, उसका माहौल भी रहे। अली जफर साहब, इसी पे तो बात कि आपका मेन कंसर्न क्या है कि जो आपके साथ हो रहा है, वो कह रहे हैं बात करें, आप कह रहे हैं पहले वो काम खत्म करें, इसी पे तो बात करनी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप बातचीत के लिए आमादा हो सकता है बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो जाए। नहीं, रिहाई तो देखें, वो तो इनके बस की बात नहीं है। रिहाई तो कानून और आइन के मुताबिक अदालतों ने फैसला करना है। नहीं सर, एक मिनट रुके, अगर रिहाई इनके बस की बात नहीं है तो फिर कैद भी इन्होंने नहीं किया हुआ आपको, फिर विक्टिमाइज भी ये नहीं कर रहे। नहीं, एक चीज होती है जिसमें सजा हो जाए, जब सजा हो जाए फिर अदालत ने काम करना होता है, अपना फैसला करना होता है। दूसरी चीज है जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो FIRs होके अरेस्ट किया जाता है, जो कि आपके खिलाफ। ठीक है बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी कौम से गिला किया है उस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को गिला कौम से भी है, मुक़्तदर इदारों से भी है, उनको गिला ये भी है कि उनकी हुकूमत को बार बार घर भेजा गया, कभी उसका अजाला नहीं किया गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा होंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साहब, मियाँ साहब का गिला करना, अब मुझे ये बताइए सर, क्या मियाँ साहब का गिला करना ऐसे मौके पे जायज़ है कि जब वो वापस आ रहे थे तो उनके केसेस भी ख़त्म हो रहे थे, उनको रिलीफ भी मिल गया, फिर बाद में उनकी हुकूमत भी बन गई, बाज़ लोगों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत बनी नहीं, भी बनवाई गई, मियाँ साहब के लिए जितनी मुश्किलात थी उतनी ही आसानी से वो तमाम मुश्किलात टल भी गई। क्या ऐसे में मियाँ साहब को अब गिले करने चाहिए सर? देखिए जी, जहाँ तक उनके गिले पुराने हैं, जो वो गिनवाते आए शुरू से, जब भी गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हुई 93 से ऑनवर्ड्स, 93, 97, फिर उसके बाद 2014-15, ये सारे जो गिले वो गिनवाते हैं, ये जायज़ बातें हैं। एक बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया हो, और पाकिस्तान के बीच में जो लोग कहते थे कि मोटरवेज जो हैं बनाने से मुल्क तरक्की नहीं किया करते, आज उन मोटरवेज के सम्राट जो हैं वो पूरे पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, और उससे कारोबारी जो तरक्याती चीज़ें हुई हैं मोटरवेज की वजह से, उसके भी नतायज पूरी कौम के सामने। और इस तरह के कई अच्छे, बिजली का बुरान हो या कोई और किसी मुल्क बुरान में फंसा हो, एटमी कुव्वत बनाने का जो फैसला था उस वक्त, ये सारे जब एक वज़ीर आज़म इतने बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी जिंदगी को, अपनी जान को रिस्क में डाल के, फिर उसका हक बनता है कि अगर वो किसी मुश्किल में फंसे तो कौम भी उसके लिए बाहर निकले। तो वाकई ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और मैं मियाँ साहब जब अडियाला जेल में होते थे और हम कई दफ़ा जाते थे, तो बिल्कुल हम भी हैरान होते थे कि यार पिंडी में काफ़ी कम लोग, कोई बाहर एक कैंप नहीं लगा हुआ। हम मियाँ साहब के साथ आगे भी जाते थे नैब कोर्ट में। एक दफ़ा तो मैं मियाँ साहब के साथ नैब कोर्ट में, उनको लाया गया बख्तरबंद गाड़ी में, तो मैं अकेला बाहर खड़ा था, कुछ वकला, क्योंकि हम कुछ वकील थे, हमें इत्तलाएं मिल इस्लामाबाद में, तो हम भी हैरान हुए कि यार इतनी बड़ी हमने मेजॉरिटी ली है, इतने लोग अभी भी हमारे साथ हैं। लेकिन देखिए लेकिन ये गिला तो आपका पार्टी से नहीं होना चाहिए था। अगर आप अकेले खड़े थे फिर तो पार्टी मेंबर्स को होना चाहिए था वहां पे। नहीं बात कर रहा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी पार्टी, देखें पार्टी अपनी जगह पर, लेकिन जो काम हुए, क्या मुस्लिम लीग मोटरवे पे, मुस्लिम लीग नून वालों की तो गाड़ियां नहीं चलती ना, मोटरवे तो पूरा पाकिस्तान जाता है। एटमी कुव्वत बन के आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून तो महफूज नहीं है, पूरा पाकिस्तान महफूज है। बिजली का बुरान जो है सिर्फ मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPs के घरों में बिजली नहीं जला रहा, पूरे पाकिस्तान के घरों में। तो ये मैं, या पावर हाउस बने, खैर जो भी, अब तो मजीद फिर बुरान में मुल्क चला गया। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि सम्राट जब पूरी कौम ने हासिल की हो किसी चीज के भी एक शख्स के अमल से, तो कौम को चाहिए कि उसके साथ अपनी इज़हार यकजहती बाहर निकला है। भुट्टो साहब को देख लें, भुट्टो साहब का जनाजा जो जब हुआ था, लेकिन कुर्बानियां भी बहुत हुई, ये नहीं हम कहते, हम लोग जेलों में भी गए, जमानतें भी हुई, बाहर भी निकले, कई कारकुन बेचारे हमारे साथ बाहर निकले भी, लेकिन कईयों को डरा धमका के थानों में बंद करके, बैरकों में बंद करके उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, तो लोग डर गए, नहीं बाहर निकलते थे लोग। देखिए खान साहब, वो ठीक, आपकी बात ठीक है कि लोग डर भी जाते हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ मियाँ साहब की बात करूं, उन्होंने चूंकि शिकवा किया है, सर एक शिकवा मियाँ साहब से भी तो बनता है ना कि जब उनके पास मौका था
कि जिन जिन ने उनके साथ ज्यादती की वो उसको ठीक करते, इंसाफ लेते, इंसाफ देते भी, उन्होंने नहीं दिया। मैं एग्जांपल देता हूं, जनरल फैज को उन्होंने इस्लामाबाद धरने का जिम्मेदार कहा, कई दफ़ा तकरीरों में कहा। इलेक्शन कमीशन के सामने जो है इन इल्ज़ामात के हक में बयान देने का जब मौका आया तब मियाँ साहब खामोश हो गए। अब आपने एक बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो का, आपने कहा था 2018 के इलेक्शन चुराए गए, फिर आपको इक़्तिदार मिला तो भी आपने कोई तहकीकात नहीं की, फैज़ाबाद धरने के ऊपर भी आप पीछे हट गए। ये वो टाइम था सर जब आप ये गिले दूर कर सकते थे। देखें, जहां तक इस चीज का सवाल उठता है कि मियाँ साहब जब करते हैं तो ये कमजोरी हमारे अंदर ही है। हमारे बीच में इसी चंद एक लोग जाएंगे और मियाँ, देखिए नवाज शरीफ साहब जैसा इस कौम को अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह बात सर आपके बीच में कौन से लोग हैं सर जो जाके नवाज शरीफ साहब को का वजन हल्का कर देते हैं? तो नहीं लूंगा, हमारे अंदर से ही होते हैं जो सिफारशी बन जाते हैं आखिरी। अच्छा, और मियाँ साहब को कायल भी कर लेते हैं वैसे, वो मियाँ साहब को कायल कर लेते हैं कि छोड़ो जान दियो मियाँ साहब, छोड़ो मिट्टी पाओ। देखिए, माफ मारने वाले से माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। आज परवेज मुशर्रफ किधर है, आज सदर इसाक खान किधर हैं, आज वो तमाम लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को सारा नुकसान पहुंचाया, हुकूमत को गिराया, आज वो किधर है? नवाज शरीफ तो आज भी पंजाब में हुकूमत बना के बैठा हुआ है, मरकज में भी हुकूमत बना के बैठा हुआ है। तो ये सब्र और ये चीजें भी इंसान को बहुत, और मैं नवाज शरीफ साहब इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं लेकिन सर यहाँ पे देखिए ना रज़ा साहब, आप माशाल्लाह सिचुएशन को बड़े बेहतरी से जानते हैं सर, आप सीनियर हैं। जब मैं एग्जांपल देता हूं, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई, हालांकि आपके तमाम शिकवे बाजवा साहब से थे 2018 के इलेक्शन और उसके पहले पनामा के, अब उनको एक्सटेंशन दी गई तो आपकी पार्टी मीटिंग में ख्वाजा आसिफ पे तनकीद हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरा कसूर नहीं, ऊपर से आया है ऑर्डर, और उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में बैठ के कहा था कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा है कि एक्सटेंशन के लिए वोट दो। तो सर ये मियाँ साहब को कौन मजबूर करता था सर ये काम करने के लिए, जो कि उनके बयानिए का बिल्कुल ऑपोजिट थे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सियासत होती है और एक नजरिया होता है। ये कुछ चीजें ऐसी थी, आपने अगर हुकूमतें बनानी हो तो आपको सियासत करनी पड़ती है। अगर आपने नजरियाती सियासत करनी तो फिर हो सकता है आपको एक सीट भी ना मिले असेंबली में। कई ऐसी जमातें जो बिल्कुल नजरियाती वोट रखती हैं लेकिन एक कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली की भी सीट नहीं जीत सकती। इस तरह फिर हमारी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो सियासी बात करते हैं और अक्सरियत है सियासी, क्योंकि एक सियासी जमात है। तो मियाँ नवाज शरीफ, हमारा नजरिया वोट को जो दो, बिल्कुल हमारा नजरिया था और उस नजरिए की काफी हद तक कामयाबी भी हुई। लेकिन हम समझते हैं कि जब हमने अपने बयानिए से थोड़े हटे, हमें उसका नुकसान भी बेइंतहा हुआ। और क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है, उस आवाम की जो फीलिंग्स हैं और जो आवाम पाकिस्तान की जिस तरह सोच समझ रही है, सियासी जमातों को भी आने वाले वक्त में अपना जो नजरिया, अपना बयानिया है, वो उसके साथ मिला जुला के रखना पड़ेगा। आज मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मैं एक और हमारा बल्कि आज आपने बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने कौम के सामने हकीकत रखी है, विच आई अप्रिशिएट। सर आज अगर मैं देखूं तो मुझे ज़रा आप बता दीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, आज क्या सियासत हो रही है, क्या या नज़रिए पे को फॉलो कर रहे हैं? मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, औरंगज़ेब साहब जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था वज़ीर ख़जाना, इसाक डार साहब को पहले साइडलाइन किया गया, अब वो डेप्यूटी वज़ीर आज़म है। उसके अलावा जो हुकूमती अफेयर जिस तरह से बकिया चल रहे हैं सर, ये सियासत ही हो रही होगी ना, ये नज़रिया तो नहीं है, इतना तो आप मानेंगे ना कि ये आपका नज़रिया नहीं है? देखिए, हमारा पाकिस्तान का हमारा नज़रिया बिल्कुल सियासत नज़रिया हमारा खिदमत है। लेकिन देखें, हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन में आपने जो खिदमत है उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक, जो अप्रिसिएशन उसको मिलनी चाहिए थी। इस इलेक्शन में बयानिए को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को इमरान खान ने पकड़ा और उसने उसको बिल्कुल घुमा घुमा के यूट्यूबर्स के जरिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के जरिए, लोगों की 10-10, 15-15 मिनट के जो क्लिप्स, 30-30, 40-40 सेकंड के क्लिप्स बनवा के ऐसे यूट्यूबर्स के जरिए उन्होंने पाकिस्तान में वायरल कराया कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक था उसको बहुत ज्यादा उभारा। ठीक, हमारा बयानिया जो था वो ये था कि ये चीजें यहाँ पे रुक जानी चाहिए। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट हम सियासत ही कर,
इन द लार्जर सियासत कर रहे हैं, ठीक, यानी ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन ये कम से कम आप माने हैं कि ये फिलहाल नजरिए को आपने फिलहाल के लिए डोरमेंट किया थोड़ी देर के लिए, और आपने कहा एक दफा पहले सियासत कर लो, इस मुल्क को सीधा कर लो, तो सर फिर कौम से गिला तो नहीं ना बाप को? देखिए मुल्क के लिए किया ना, अगर हमारे हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों को भी इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, वो भी ये चीज अप्रिशिएट करें कि यार ये साडी सड़क किसने बनाई है, ये साडी बिजलियां किवें लगियां ने, साडे कोल ये साडे पिंड दे विच जो भी खुशहाली तरक्की सीवरेज सिस्टम कौन डाल गया। देखिए नून लीग के आप MNAs MPs को भी जाके देखें ना, तो हर बंदे ने अपने हल्के में दबा के लोगों के लिए वेलफेयर के काम किए। अगर आप तहरीक इंसाफ का दौर निकाल के देख लें, तो मैं आपको कहता हूँ सिवाय परवेज इलाही के जो 2-4 महीने थे, उसके अलावा पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सिवाय 2 डिवीजन के, डेरा गाजी खान जिला और मियांवाली जिला। इन 2 जिलों का ADP में आपको नामो निशान नजर आएगा, बाकी कोई काम कोई MNA अपने हल्कों में साहब। मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आज की निसाब के साथ एक बहुत ही अहम नशिस्त थी, क्योंकि उसमें आपने जो है वो काफ़ी सच्ची बातें की हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब का कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।